हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अगले पार्ट में या थर्मोडायनेमिक्स का बीएससी सेकेंड ईयर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के सेगमेंट जो चल रहा था सीरीज़, उस पे अगले क्लास में। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में कहाँ तक बात की, मैं उसकी बात करते हुए आगे बढ़ाऊँगा। पिछले क्लास में हमने क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ और फर्स्ट लॉ से संबंधित टॉपिक की बात ख़त्म कर लिया था। कहने का मतलब जूल थॉमसन इफेक्ट ये सब हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस यूनिट में दो हिस्सा है, एक क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स पार्ट है और दूसरा है एक थर्मोकेमिस्ट्री पार्ट। तो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में जहाँ तक ये फर्स्ट लॉ तक था और फर्स्ट लॉ से रिलेटेड टॉपिक जूल थॉमसन इफेक्ट वगैरह CPCV इन सब के बारे में था, तो वहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसी चैप्टर का यूनिट सेम है, यूनिट नंबर 1 ही है, लेकिन यूनिट नंबर 1 के एक दूसरा टॉपिक है या सेगमेंट है, उस पर बात करेंगे जिसका नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। विच वन? थर्मोकेमिस्ट्री। हम हिंदी में इसको बोलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री, रासायनिक उष्मागतिकी बोल सकते हैं, रासायनिक उष्मागतिकी। थर्मोकेमिस्ट्री या रासायनिक उष्मागतिकी। चलिए देखिए क्या है। देखिए, इससे पहले जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो एक तरह के क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स है, क्लासिकल चिरसम्मत थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग मोस्टली फिजिक्स वालों का ही टॉपिक पढ़ते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में इस क्लासिकल पार्ट में कोई डिफरेंस नहीं है ना। बस हम कुछ मैथमेटिकल चीज़ों को अवॉइड करके केवल फॉर्मूला याद कर लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो पार्ट पूरा 100% फिजिक्स का है और वो कॉन्सेप्ट अब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, हम एक्चुअल में केमिस्ट्री में उसको यूटिलाइज करने के लिए पढ़ रहे हैं, उपयोग करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो अब ये पार्ट हमको उसी पार्ट को जो पीछे पढ़े हैं उन सब को केमिस्ट्री के रिएक्शंस में, केमिस्ट्री के प्रोसेसेस में, केमिस्ट्री के चेंज में अप्लाई करने का काम करता है। कहने का मतलब साफ शब्दों में बोलूँ कि थर्मोडायनेमिक्स का केमिकल रिएक्शन में उपयोग, थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल रिएक्शन दोनों के कॉम्बिनेशन की स्टडी ही थर्मोकेमिस्ट्री कहलाता है। तो मैं लिख सकता हूं कि स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन केमिकल रिएक्शंस, इन केमिकल रिएक्शन नोन एज थर्मोकेमिस्ट्री। हिंदी में बोलूं तो उष्मागतिक सिद्धांत का रासायनिक अभिक्रियाओं में उपयोग, रासायनिक अभिक्रियाओं में उपयोग। है ना, उष्मागतिक सिद्धांत का रासायनिक अभिक्रियाओं में उपयोग, ये है थर्मोकेमिस्ट्री। अब थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग किसकी बात करेंगे उस पर समझिए। एक शब्द आता है मानक अवस्था। पहले उसके छोटी छोटी चीज़ों को समझा लेता हूँ, क्योंकि जो सिलेबस में है उसके अलावा भी हमको समझना है पूरा, तो समझने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो सिलेबस में मेंशन नहीं बट बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं उनकी बात करता हूँ। एक शब्द आता है मानक अवस्था। मानक अवस्था इंग्लिश में स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट। तो स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या है, समझेंगे इसको। हम कैलकुलेशन जब करेंगे मोस्टली हम लोग किसको मेजर करेंगे, एंथैल्पी को। तो जब हम एंथैल्पी को मापेंगे तो एंथैल्पी मापने के लिए मान लो मेरे कमरे का ताप 25 डिग्री सेल्सियस है तो उसका मान 1 आएगा। किसी ने उसको 30 डिग्री, किसी दूसरे कमरे वाले ने उसको 30 डिग्री में नाप लिया सेम चीज़ को, तो उसका कुछ अलग आएगा।
तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर के हिसाब से, एक जगह के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से, क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से हर किसी का एक ही रिएक्शन के लिए डाटा भिन्न भिन्न होगा, डिफरेंट डाटा होंगे। तो ऐसे में क्या होगा, यूनिकनेस नहीं रहेगी। यूनिकनेस में एक रूपता नहीं रहेगी। एक रूपता का मतलब क्या है कि आपने कहीं पर जाके बोला कुछ और, उसी चीज़ को कोई दूसरा कहीं पर और कुछ बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका और मेरा, आपके नॉलेज का फ़ायदा दूसरे को नहीं मिलेगा, दूसरे के नॉलेज का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। जबकि साइंस चाहता है कि जितने भी लोग हैं एक ही चीज़ को अलग अलग जगहों से रिजल्ट लाके एक साथ समायोजित करके जो निष्कर्ष है निकालें। कहने का मतलब स्टडी हमारा बिखर जाएगा और प्रॉपर स्टडी नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए डाटा में एक रूपता चाहिए। तो एक रूपता लाने के लिए स्टैंडर्ड मानक अवस्था की कल्पना की गई कि मानक अवस्था में ही जो गणना होगा उसको सही या उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे या उसको हम लोग चलाएंगे, ताकि वो भी मानक मान ले, ये भी मानक मान ले। तो दोनों की गणना एक निश्चित ताप पर, निश्चित दाब पर, निश्चित सांद्रता पर होगा। तो यहाँ पर मानक अवस्था किसको बोलते हैं कि जब टेम्परेचर, ताप, प्रेशर और सांद्रता, अगर जरूरत पड़ी तो सांद्रता, ताप को 25 डिग्री सेल्सियस रख लिया जाए, दाब को 1 atm रख लिया जाए, सांद्रता अगर नीड पड़े तो 1 मोलार रख दिया जाए। इस स्थिति को, इस कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन को या एक लैब कंडीशन को, जैसा भी बोलो, इस कंडीशन को ही मानक अवस्था कहा जाता है। और इस कंडीशन में जो गणना होता है उसको मानक एंथैल्पी भी बोलते हैं, है ना। और ऐसा लिख सकता हूँ कि इस स्थिति को, है ना, ये इतना हो तो यह स्थिति मानक अवस्था कहलाता है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, मानक अवस्था कहलाता है। मानक अवस्था कहलाता है। अब ठीक है, इंग्लिश में लिख सकते हैं व्हेन दी कंडीशंस आर दिस देन इट इज नोन एज, दिस सिचुएशन, दिस कंडीशन इज नोन एज स्टैंडर्ड स्टेट। और एक चीज और, मानक अवस्था में एंथैल्पी, मानक अवस्था में एंथैल्पी, मानक अवस्था में जो एंथैल्पी होगा, मानक अवस्था में एंथैल्पी मानक एंथैल्पी कहलाता है, मानक एंथैल्पी कहलाता है। ठीक है, तो ये हिंदी में हो गया। इंग्लिश में लिख सकता हूं एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड स्टेट, एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी। और हमको हर बार स्टैंडर्ड ही लगाना है, याद रखिए। स्टैंडर्ड को ऐसा, एंथैल्पी चेंज अगर निकालना है तो यहाँ पर ऐसा नॉट लगा देते हैं, ऐसा यहाँ पर 0 लगा देते हैं ऊपर में, तो 0 लगा देते हैं, इससे समझ में आता है कि ये एंथैल्पी मानक अवस्था पर हो रहा है। ठीक है भाई, तो मानक एंथैल्पी इसको बोलते हैं। ऐसा दिखेगा। अब वो हीट ऑफ दहन के उसमें तो दहन का देख लेंगे, बनने के उसमें बनने का देख लेंगे, लेकिन डेल्टा H लिख के ऊपर में ऐसा 0 लिखा होगा, ये मानक अवस्था को बताता है। तो यहाँ इस कंडीशन पे जो एंथैल्पी होगा इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मानक अवस्था के बारे में जानना जरूरी था। अब हम लोग क्या करते हैं, भिन्न प्रकार के अभिक्रियाओं की एंथैल्पी की बातें यहाँ पर शुरू करते हैं। कहने का मतलब एंथैल्पी कब कैसे दिखाई देता होगा, हम उनकी बात करते हैं। तो पहले, अब ये तो हो गया उष्मागतिक, ये थर्मोकेमिस्ट्री के अध्ययन का जो इंट्रोडक्शन, और एक मानक अवस्था के बारे में। हमेशा हम लोग इसी मानक अवस्था में चलेंगे। अब हम विभिन्न प्रकार की एंथैल्पी जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं और जिनका हमके नाम की ज़रूरत है बाद में, उसको नाम, डेफिनेशन, नोटेशन सबके बारे में बात करते हैं। पहले आप इतना नोट करें। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अभिक्रिया की एंथैल्पी। अभिक्रिया की एंथैल्पी, अभिक्रिया की एंथैल्पी, और अभिक्रिया की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया की एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। हम पहले इसकी बात करते हैं। अभिक्रिया की एंथैल्पी,
इसका मतलब क्या है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। सबसे पहली ज़रूरत हमको इसी का है। अभिक्रिया की एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शंस किसी भी रिएक्शंस के लिए हो सकता है ना, बहुत इजी है। जैसे सपोज करो मैं अगर ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर इसको एग्जांपल से ही समझाऊंगा, किसी अभिक्रिया में होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन को उस अभिक्रिया के एंथैल्पी परिवर्तन कहा जाता है। सपोज करो, मान लो ए से बी कोई प्रोडक्ट है, ए से बी कोई प्रोडक्ट है, तो अभिक्रिया की एंथैल्पी, हालांकि हम मानक अवस्था में ही लेंगे अभिक्रिया की एंथैल्पी, इसको हीट ऑफ द रिएक्शन करके ऐसा RXN ऐसे लिख दिया हूँ, समझ जाना। डेल्टा H मतलब अभिक्रिया की एंथैल्पी। तो इसमें क्या किया जाता है भाई, एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट है ना, एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट, ऐसा निकालते हैं। और मान लो ये तो हो गया इसके लिए है ना, इसके लिए, लेकिन कोई अभिक्रिया मान लो बदल गया। कैसे बदल गया, A प्लस बी से हमको मिला C प्लस डी, A प्लस बी से हमको मिला C प्लस डी। तो पूछा जाए कि व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, कि अभिक्रिया की एंथैल्पी अब क्या है। तो हम साफ साफ शब्दों में बोलेंगे कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, लेकिन प्रोडक्ट अब 2 है, तो कैसे करें, तो एंथैल्पी ऑफ सी, एंथैल्पी ऑफ सी, यहाँ भी लिख सकते थे एंथैल्पी ऑफ बी माइनस एंथैल्पी ऑफ ए, एंथैल्पी ऑफ बी माइनस एंथैल्पी ऑफ ए, ऐसा लिख सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ सी प्लस एंथैल्पी ऑफ डी, ये हो गया किसका, प्रोडक्ट की एंथैल्पी, ठीक है। और माइनस किसको कर देंगे, माइनस ये देखिए एंथैल्पी ऑफ ए प्लस एंथैल्पी ऑफ बी, और ये क्या हो गया, ये हो गया रिएक्टेंट की एंथैल्पी, किसकी, रिएक्टेंट की, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो C प्लस डी है ना, और यहाँ A प्लस बी, तो C प्लस डी इधर और A प्लस बी इधर, तो इस तरह से ये अभिक्रिया की एंथैल्पी हो गया। अब ये बात को अब समझिए, बात को समझिए, ये अब रिएक्शन के हिसाब से, अभिक्रिया के नाम के हिसाब से इस एंथैल्पी को हम नाम बोल देते हैं कि अगर अभिक्रिया, इफ रिएक्शन है ना, अगर यदि अभिक्रिया, जो अभिक्रिया है वो कंबशन अभिक्रिया है, कंबशन मतलब हिंदी में होता है दहन, ये दहन है, तो इस एंथैल्पी को ही यहाँ जो अभिक्रिया की एंथैल्पी आपने लिखा है ये ऐसा, अब वो स्पेशली कहलाएगा कि कंबशन, दहन की उष्मा। क्या कहलाएगा, देखो क्या बोल रहा भाई कि अभिक्रिया की एंथैल्पी ऐसा परिभाषा देता है, लेकिन अभिक्रिया कई प्रकार का हो सकता है। तो कहने का मतलब सभी अभिक्रिया की एंथैल्पी का एक कॉमन डेफिनेशन है, लेकिन अगर ये अभिक्रिया दहन अभिक्रिया है तो इसी को हम अब दहन का उष्माक बोल देंगे। अगर ये संभवन है, ये हो गया दहन, और दूसरा मान लो बनने की उष्मा है, संभवन बोलते हैं जिसको, हीट फॉर्मेशन प्रोसेस है, मान लो ये फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन मतलब संभवन होता है, बनना है ना, बनने वाला रिएक्शन है ना, बनना या संभवन बोलते हैं। तो संभवन है तो यही अभिक्रिया हमको क्या कहलाता है, अब ये डेल्टा H, इसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, F फॉर फॉर्मेशन, कि F फॉर फॉर्मेशन। अब हम इसको बोलेंगे, अब ये संभवन उष्मा कहलाएगा। ये है क्या, ये भी तो अभिक्रिया की उष्मा, लेकिन कौन सी अभिक्रिया, संभवन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया की उष्मा दहन उष्मा कहलाएगा, संभवन अभिक्रिया की उष्मा संभवन उष्मा कहलाएगा। मान लो ये हो गया उदासीनीकरण है ना, उदासीनीकरण या हाइड्रोजनीकरण, चलो एक होता है हाइड्रोजिनेशन, क्या नाम है, हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण की उष्मा होगी, तो हाइड्रोजनीकरण की उष्मा होगी तो ये हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहलाएगा। सिमिलरली ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे उदासीनीकरण की बात कर देता हूँ तो उदासीनीकरण की एंथैल्पी कहलाएगा। तो एंथैल्पी जो दिखाई दे रहा है, जैसा रिएक्शन का नाम वैसे ही उसका नोटेशन।
मतलब डेल्टा एच सी नॉट मीन्स दहन की उष्मा, डेल्टा एच नॉट एफ मीन्स फॉर्मेशन की उष्मा, डेल्टा एच नॉट एच मीन्स हाइड्रेशन की उष्मा। क्लियर? अब ये तो हो गया केवल और केवल नोटेशन। हम लोग इनके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी बटोरते हैं किसके बारे में, कि ये जो इंडिविजुअल एंथैल्पी हमने यहाँ लिखा है कि इनका मतलब क्या होता है, जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इसको आगे बढ़ा सकें। तो यह इतना पहले इंट्रोडक्शन है, इसको नोट करिए, फिर मैं बारी बारी से एक एक को ये इंट्रोड्यूस करता हूँ आपसे। देखिए हम अब पहले बात करते हैं कंबशन का, हीट ऐसा बोलते हैं, हीट ऑफ कंबशन बोल दीजिए, दहन उष्मा या कंबशन, हीट ऑफ कंबशन। इसका जो नोटेशन है, पहले तो उसका नोटेशन देखिए, नोटेशन को या तो डेल्टा एच नॉट और सी ये ऐसा दिखाएंगे, और हम मानक की बात करेंगे हमेशा, ये मानक को दिमाग में बैठा कर ना मानक की बात करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन। जो नॉट लगा दिया इसका मतलब है स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन, ये इसका मतलब हुआ, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन, है ना, हिंदी में मानक दहन की उष्मा। क्या है थोड़ा समझते हैं। कोई भी हो, चाहे जैसे इसके सपोज करिए हमने लिया बेंजीन C6H6, दिस इज बेंजीन, ये बेंजीन है। बेंजीन को हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, ऑक्सीजन से प्रोड्यूस हुआ CO2, बिकॉज ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली अगर बर्न करो तो CO2 और वाटर में कन्वर्ट होता है, तो CO2 में कन्वर्ट हुआ, प्लस यहाँ पर वाटर भी बना और प्लस कुछ एनर्जी भी निकलेगा। आप किसी भी कार्बनिक चीज़ को जला के देखिए, हमेशा ताप बाहर निकलता है ना, एक्सोथर्मिक होता है। कहने का मतलब कि चाहे वो किसी लकड़ी को जला के देख लें, किसी पेपर को जला के देख लें, या और बेंजीन भी, वो लकड़ी पेपर सब किससे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोनेशियस मैटर से बना हुआ पदार्थ है, तो ये भी कार्बन से बना हुआ पदार्थ है। हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मोस्टली बर्न करोगे तो CO2 और H2O निकलता है। ठीक, तो यहाँ कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है, तो एनर्जी रिलीज होती है उसको एंथैल्पी ग्रुप में कॉमा करूँगा और डेल्टा H दिखाऊंगा, और डेल्टा H यहाँ नॉट लगा दूँ तो ये स्टैंडर्ड हो जाएगा, और ये C लगा दूँ तो कंबशन हो जाएगा, और ये कुछ ना कुछ निकलेगा। अभी अमाउंट मुझे फिक्स नहीं है तो मैंने मालूम नहीं दिया, और ये साइन बता दिया, बट रिलीज हो रहा है मीन्स नेगेटिव हो रहा है, सिस्टम से बाहर हो रहा है, सिस्टम से माइनस हो रहा है, तो ये नेगेटिव साइन दिखाता है। अब यहाँ से देखिए C6H6 प्लस O2 इक्वल्स टू CO2 प्लस H2O। अगर थोड़ा सा बैलेंस करूँ तो यहाँ 6 है तो यहाँ 6CO2 होगा, यहाँ पर 6H है तो यहाँ पर 3H2 होगा। इस तरह से यहाँ पर ये दो पार्ट हमको मिले। अच्छा, बैलेंसिंग में अभी कुछ गड़बड़ी दिख रहा है मुझे, 6 दूने 12 ऑक्सीजन और यहाँ 12 3 15, तो 15 है, तो इसको मैं 15 बैलेंस करने के लिए क्या करूँ, तो देखिए 15/2 कर देता हूँ, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंसिंग तो आपको आता है, बैलेंसिंग ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। 15/2 करूँगा तो 2 कटेगा और 15 ऑक्सीजन सामने दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ से ये जो उष्मा निकल रही है यही हीट ऑफ कंबशन है, ये हम बोले हैं। डेफिनेशन क्या बनता है भाई, डेफिनेशन सुनिए, 1 मोल पदार्थ को ऑक्सीजन के द्वारा पूर्ण रूप से, कहने का मतलब कुछ न बचे, सब आगे निकल जाए, पूर्ण रूप से जलाने पर मुक्त उष्मा क्या कहलाता है, दहन उष्मा। और इसको 1 मोल क्यों बोले, क्योंकि ये दहन उष्मा किस में देंगे, किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, हमेशा पर मोल बात होगा, तो 1 मोल बोल दो तो स्टैंडर्ड हो जाता है। और तो यहाँ पर 1 मोल है ना, कंसंट्रेशन भी 1 मोलार हम बात किए हैं, तो 1 मोल पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर मुक्त उष्मा उस पदार्थ की दहन उष्मा कहलाती है। दूसरे शब्दों में, द एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of substance is completely burnt in presence of oxygen known as heat of combustion। तो दोनों तरह से मैंने यहाँ डेफिनेशन बात किया है। 1 मोल इसलिए बात किया कि हमेशा 1 मोल ही रिप्रेजेंट करो तो ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ से देखिए भाई, हीट ऑफ कंबशन हो गया है ना, ऐसा रिएक्शन। अब बात आती है, रिएक्शन कई बार देता है कई बार बनवाता है, तो रिएक्शन बनाने भी आपको खुद आना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कार्बन के बनाना बोला, कार्बन CO2, यहाँ से CO2 बनेगा, कुछ एनर्जी मुक्त होगा,
है ना भाई, इसका खुद का हीट ऑफ कॉम्बशन। कोई बोला मीथेन, तो मीथेन में भी लगा दो भाई, इसका तो ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। देखते हैं, तो ये हो जाएगा CO2 कार्बन का, एक कार्बन का, प्लस 4 हाइड्रोजन है तो ट्वाइस H2O। अब देखो यहाँ से 2 ऑक्सीजन, यहाँ से 2, 4 हो गया, यहाँ ट्वाइस कर दूंगा तो बैलेंस हो जाएगा। ऐसे लिखने आना चाहिए दहन उष्मा को। दहन उष्मा का समीकरण क्लियर हुआ। और दूसरा चीज डेफिनेशन मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, 1 मोल पदार्थों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्णतः जलाने पर मुक्त उष्मा दहन उष्मा। हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ट विद इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज हीट ऑफ कॉम्बशन। शब्दों में मैं बोल रहा हूं, उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब दहन उष्मा होने के बाद मैं दूसरे पर आता हूं, दहन उष्मा के जस्ट बाद संभवन उष्मा, नो डाउट। चलिए अगले नंबर पे बात करता हूं संभवन उष्मा का। संभवन उष्मा, संभवन उष्मा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। दिखाते कैसे हैं इसको, रिप्रेजेंटेशन डेल्टा HF और नॉट लगा दो तो स्टैंडर्ड हो जाता है। तो ये है हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्या होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन, समझे कि अब एग्जांपल से वही व्यंजन बनाता हूँ। सपोज हमको अब बनाना है, जलाना नहीं है, अब बनाना है। तो बनाना है तो क्या करें, C6 ये हो गया एक, और H6 दूसरा एलिमेंट, C6H6, ठीक है, बेंजीन बन गया। अब यहाँ से क्या, कार्बन हमको चाहिए। कार्बन अपने प्राकृतिक अवस्था में सॉलिड रूप में मिलता है, तो सॉलिड रूप में। हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन H2 गैस के रूप में मिलता है, तो हमने गैस कर दिया। अब कार्बन सॉलिड, हाइड्रोजन गैस इक्वल्स टू C6H6 हमने बना दिया। ये एक आपको दिख रहा है बनने का प्रोसेस है, किसका, बेंजीन का। टारगेट किसका है, ये है बनने का प्रोसेस। तो बनने का प्रोसेस है। अब मैं क्या डेफिनेशन बनाऊंगा हीट ऑफ कॉम्बशन का, याद रखिए कि अपने घटक तत्वों से, ये घटक तत्व है बेंजीन का घटक तत्व, अपने घटक तत्वों से मिलकर 1 मोल पदार्थ बनने पर मुक्त उष्मा क्या कहलाता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन या संभवन उष्मा। हीट ऑफ फॉर्मेशन या संभवन उष्मा कहलाता है। आई रिपीट, अपने घटक तत्वों से मिलकर 1 मोल पदार्थ बनने पर मुक्त उष्मा उसकी संभवन उष्मा कहलाती है। दूसरे शब्दों में, हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट नोन एज हीट ऑफ फॉर्मेशन। मैं डेफिनेशन 2-3 बार बोल दिया, वो याद हो जाना चाहिए। हाँ, रिप्रेजेंटेशन अब देखिए कैसे, बेंजीन का दे दिया। हमको कोई मीथेन का भी पूछ सकता है, ये लीजिए मीथेन, तो कई बार केवल नाम बस दे देता है, रिएक्शन खुद बनाना पड़ता है। तो एक बैलेंस्ड रिएक्शन बनाइए। हमेशा ये रिएक्शन के बनाते वक्त ये ध्यान रखिए कि आप मान लीजिए इसको टारगेट देखो, बनने की उष्मा बन रहा है, तो बनने वाला जो तत्व कंपाउंड है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसका हमेशा 1 मोल बनाइए। बैलेंस ऐसे करिए कि 1 मोल ही बने। जो टारगेटेड होता है उसको हम लोग 1 मोल रख के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए CH4 हमको चाहिए एक सॉलिड और फिर हाइड्रोजन ऐसे 2H2, तो ये हो गया क्या, CH4। अब यहाँ से डेल्टा HF इक्वल्स टू ये जो भी वैल्यू होगा नेगेटिव, तो ये हो गया हीट ऑफ फॉर्मेशन। चाहे कोई भी चीज़ हो, है ना, कोई यौगिक बनाना है तो 1 मोल यौगिक बनने में मुक्त उष्मा किससे, अपने घटक तत्वों से। तो इसका भी यूनिट बनेगा किलोजूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल जो दे दे। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब बनने पर मुक्त उष्मा, और कितना अमाउंट, 1 मोल अमाउंट, है ना। और किस कंडीशन पे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो स्टैंडर्ड तो हमेशा जरूरी है, ये समझ के चलेंगे। तो ये डेफिनेशन को भी याद रखें। ये हो गया दूसरा। तीसरा डेफिनेशन यहीं पर खत्म कर देता हूँ। एक होता है हाइड्रोजनीकरण की उष्मा। हाइड्रोजनीकरण की उष्मा।
दूसरे शब्दों में लिख सकता हूं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण की उष्मा बोल दी है ना। जैसे एक आध एग्जांपल देता हूं, हाइड्रोजनीकरण की उष्मा ये वाला, यहाँ पर देखो कार्बन का हाइड्रोजनीकरण भी हुआ है, तो ये एक तरह से कार्बन का हाइड्रोजनीकरण उष्मा भी सेम होगा और मीथेन का फॉर्मेशन उष्मा भी सेम होगा, है ना। जैसे दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं, चलो हमने 1 मोल ऐसा पदार्थ लिया, ये है इथिलीन, और इसका रिएक्शन हमने करा दिया H2 मॉलिक्यूल से। 1 मोल इथिलीन पदार्थ लिया, इथिलीन और H2 मॉलिक्यूल से कराया। अब हमने क्या किया, इसमें यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ दिया और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, और दोनों के बीच बॉन्ड क्या हो गया, डबल से सिंगल। तो डबल से हमने जब सिंगल बॉन्ड कर दिया दोनों के बीच, तो यहाँ पर अब हम बोल सकते हैं कि जब डबल से सिंगल बॉन्ड हुआ तो 1 मोल पदार्थ को हमने हाइड्रोजन देकर, 1 मोल पदार्थ को हाइड्रोजन देकर हमने उसका हाइड्रोजनीकरण करा दिया। तो हम क्या बोलेंगे, ये किसका हाइड्रोजनीकरण हो रहा है, इस पदार्थ को, तो इसका 1 मोल रखना बहुत जरूरी है, तो यहाँ एक ही बैलेंस करेंगे। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर जो मुक्त उष्मा है वो कहलाएगा हाइड्रोजनीकरण उष्मा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 मोल पदार्थ को हाइड्रोजन द्वारा पूर्णतः संतृप्त कर देने पर मुक्त ऊर्जा, अपने हिसाब से डेफिनेशन दे सकते हो, क्या बोलो, 1 मोल पदार्थ को पूर्णतः हाइड्रोजनीकृत करने पर मुक्त उष्मा। व्हेन 1 मोल ऑफ द अनसैचुरेटेड सब्सटेंस is fully saturated, then the heat released is known as heat of hydrogenation, है ना। ये हो गया 2 3 4 तरह का डेफिनेशन। एक और लिख देता हूँ, क्या, उदासीनीकरण की उष्मा, उसको इसके बाद पहले इसका नोट करिए। हाँ देखें, समझे भाई, इस बात को समझे। उदासीनीकरण की उष्मा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बहुत सिंपल चीज़ है ये भी, कि अब देखो मैं प्रोटॉनिक और हाइड्रोक्सिल बेस ले रहा हूँ, सीधी बात है, अम्ल और क्षार मिलता है तो लवण बनता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, हाँ पहले इसको समझ ले। उदासीनीकरण अभिक्रिया ये क्या होता है भाई, एक तरफ अम्ल होता है और दूसरी तरफ क्षार, दोनों मिलके हमको देता है क्या, लवण। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये एसिड और बेस दोनों से मिलके बनता है और इसका रिजल्ट क्या होता है, सॉल्ट। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का परिभाषा है ना। अब शब्दों की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग हीट की बात करते हैं, तो इस प्रोसेस में हमेशा एक एनर्जी मुक्त होता है, और एनर्जी नहीं लिखना चाह रहे हैं तो अपन डेल्टा H करके ऐसा लिख सकते हैं, और वो फिक्स अमाउंट होता है। खासकर जैसे मैं प्रोटॉनिक की बात करता हूँ, एक प्रोटॉनिक अम्ल में H+ होता है, एक प्रोटॉनिक हाइड्रोक्सिल बेस में OH- होता है। तो प्रोटॉनिक H+ और हाइड्रोक्सिल बेस H+ और OH- जब होता है तो यहाँ से निकलता क्या है भाई, वाटर, H2O निकलता है ना। प्रोटॉनिक H+ हाइड्रोक्सिल बेस OH- और निकलता है वाटर। तो H+ और OH, यहाँ एक H+ और एक OH- मिलके एक ही वाटर मॉलिक्यूल देंगे। तो इस समय यहाँ से जो ऊर्जा मुक्त होता है, जो फिक्स है अमाउंट, -13.7 किलो कैलोरी पर मोल, इतना ऊर्जा मुक्त होता है, ठीक है, इतना ऊर्जा मुक्त होता है। अब इस अमाउंट को मैं और कंफर्म कर देता हूँ कि ये अमाउंट इतना ही होता है, 13.7। हाँ सही है, 13.7 किलो कैलोरी पर मोल होता है ये ऊर्जा। तो अब इसका डेफिनेशन क्या बना, अब यहाँ देखो, इससे पहले मैं फिक्स नहीं किया था क्योंकि वहाँ बदलता है, लेकिन इसमें क्या है कि कोई भी एसिड हो H+ देगा, कहने का मतलब प्रोटॉनिक एसिड की बात करें, कोई भी बेस हो OH- देगा,
है ना, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। तो उसमें एक OH माना से एक H+ मुक्त रिएक्शन करके वाटर ही बनाएंगे, इसलिए यहाँ पर फिक्स अमाउंट निकलता है और उसके हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बाद दिया भी नहीं जाता, अपने को याद करके काम चलाना पड़ता है। अगर इसको किलो कैलोरी को जूल में बदलना रहा तो भाई आपके पास तरीके हैं, है ना। जूल का क्या मतलब होता है भाई, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल। इस तरह से उसको फिट कर देना, आराम से जूल में निकल जाएगा। तो ये लगभग 52 या 53 कुछ 53 या 56 ऐसे देख लेना, इसको गुणा करके 4.2 से मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा, जूल में आ जाएगा, फिर किलो जूल कहलाएगा वो, ठीक है। हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल, अब देखो एक आध एग्जाम्पल रिएक्शन जो दिखे आपको सही उसको दिखा देता हूँ। ध्यान दें, यहाँ HCl प्लस NaOH, ये दोनों मिलकर यहाँ पर क्या करेगा, NaCl बनाएगा लवण और एक वाटर बनाएगा और प्लस 13.7 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी मुक्त होगा। तो प्लस में लिखा हूँ तो क्योंकि प्रोडक्ट की तरह लिखा हूँ और इसको एंथैल्पी बनाऊंगा तो माइनस होगा, मुक्त हो रहा है। हाँ, ये हो गया उदासीनीकरण की एंथैल्पी। तो लगभग सारी एंथैल्पी हमने बात कर लिया है। पहले इसको अच्छे से नोट करें, फिर आगे बढ़ाते हैं। देखिए अगला टॉपिक जो लिखा हूँ, हेस का नियम या इसी का दूसरा नाम है स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम, और इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ठीक, क्या है इस नियम का नाम या ये नियम क्या है उसको समझिए थोड़ा, कि इसको हम लोग दूसरे तरह से बोल सकते हैं, ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का ही अजम्पशन है या उसी पर बेस्ड है ना। इसको ऊष्मा संरक्षण का नियम भी बोलते हैं या ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पर आधारित है बोल सकते हैं। तो पहले ये समझिए कि ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर आधारित है ना। इट इज़ बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर आधारित है, नियम पर, यह ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर आधारित है। बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी, ये याद रखें, ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर आधारित है। अब क्या है उसको समझिए। मान लो कोई चेंज पॉइंट ए से, कोई भी प्रोसेस है ए से बी की ओर जा रहा है और इस पथ से वो कंटिन्यू करके गया, एक ऐसा स्टाइल हुआ, और इसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो डेल्टा एच हुआ। फिर अगले में ये ए से सी गया, सी से डी गया, डी से ई गया और ई से बाद में बी गया। तो यहाँ पर मान लीजिए परिवर्तन डेल्टा, एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H1 है, यहाँ पर डेल्टा H2 है, यहाँ पर डेल्टा H3 है और यहाँ पर डेल्टा H4 है। तो डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, डेल्टा H4, ये 4 स्टेप में कंप्लीट हुआ, इसलिए इसका एंथैल्पी परिवर्तन मैंने 4 स्टेप में अलग अलग लिख दिया। और एक तरीका ये था कि डायरेक्ट 1 स्टेप में कंप्लीट होता है, तो उसका मैंने एंथैल्पी चेंज लिख दिया डेल्टा H। क्या बोलता है नियम, ये दूसरा प्रोसेस है। ये नियम बोलता है कि एंथैल्पी चेंज चाहे इस तरीके से कराओ, एक पद में हो या मोर देन 1, एक से अधिक पद में हो, दोनों में टोटल जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो अंतर नहीं रहता, आंसर टोटल करने पर सेम ही आता है। ये इस नियम का कहना था। ठीक है भाई। ये लीजिए, अगर मैं बिना शब्द के यूज करूं तो यही इसका स्टेटमेंट है गणितीय रूप से भी, है ना। क्या बोला गया कि
कि अगर कोई पर्टिकुलर परिवर्तन दो तरीके से होता है, एक में सिंगल स्टेप में और एक में मोर देन वन स्टेप में, तो चाहे कितना भी स्टेप में करा लो, दोनों इस तरह से ऊष्मा परिवर्तन समान आएगा। कहने का मतलब कि अगर कोई, वापस में बोलता हूँ, इफ़ एनी चेंज टेक प्लेस इन वन स्टेप और मोर देन वन स्टेप, देन बोथ चेंज हैव सेम एंथैल्पी चेंज, है ना। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दिया हूँ भाई। तो यही ऊष्मागतिकी, अब ये क्या है, ये बता रहा है कि ऊष्मा संरक्षित है, इधर भी उतना ही उधर भी उतना ही। कहाँ से ऊष्मा न तो उत्पन्न होता है न तो पैदा होता है, इसलिए इसको प्रथम नियम से हम प्रेरित मानते हैं। ठीक, इसके लिए प्रमाण है। अच्छा, अब इसके लिए स्टेटमेंट को लिखना चाह रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। स्टेटमेंट देख लेंगे कि यदि, मैं तो बोल भी दिया, जरूरत नहीं है, मैंने बोल दिया है, आप सुन के लिखें, है ना। एक बार और बोल देता हूँ कि यदि कोई ऊष्मा परिवर्तन नहीं, कोई रासायनिक परिवर्तन एक पद में या एक से अधिक पद में हो रहा हो, दोनों पदों में कुल ऊष्मा परिवर्तन का मान हमेशा निश्चित रहेगा या बराबर रहेगा, नियत रहेगा। इसी को बोलते हैं स्थिर ऊष्मा संकलन नियम। जो संकलित ऊष्मा है वो पहले वाली ऊष्मा के बराबर रहेगा, कहने का मतलब स्थिर रहेगा, स्थिर ऊष्मा संकलन नियम बोलते हैं, है ना। अब एग्जाम्पल, प्रमाण देखें इसका, एविडेंस, एविडेंस बोलो, प्रमाण बोलो, एग्जाम्पल बोलो। जैसे देखिए, एक कार्बन और ये ऑक्सीजन और ये डायरेक्ट बना लिया CO2, ये हो गया पहला स्टेप, है ना। ये फर्स्ट तरीका हो गया। दूसरा तरीका में क्या किया, कार्बन पहले बनाया ऑक्सीजन से हाफ ऑक्सीजन लेके कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हाफ ऑक्सीजन लेके बनाया हाफ O2 CO2, ये दो स्टेप में। अब यहाँ के एंथैल्पी चेंज आपको देता हूँ और वहाँ के एंथैल्पी चेंज देता हूँ, है ना। डेल्टा H डेल्टा H, साइन केवल रिलीज हो रहा है उसको बताने के लिए रहेगा, आपको मैग्नीट्यूड जोड़ना है। हाँ, देखेंगे मैं जब एंथैल्पी चेंज दे रहा हूँ उसमें एक दिया 94.3 ऊपर का, ये बुक का डाटा है, 94.3 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। दूसरा में दिया है 26 और 68, 26 और 68, ये 93 राउंड अप में 93 लिखो, हाँ ये देखो 68 किलो कैलोरी सेम यूनिट है। अब ये दो पद में हुआ, वो एक पद में हुआ। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 8 6 14 4 और 6 2 8 9, 94 यहाँ भी 94 वहाँ भी। कहने का मतलब दो पद में कराया तो भी टोटल 94 आया, एक स्टेप में कराया तो भी टोटल 94 आया। ये इसके पक्ष में प्रमाण है। तो ऊष्मा संकलन का नियम यही है। आप पहले एक डेफिनेशन ये बताओगे, एक डेफिनेशन दोगे, डेफिनेशन के बाद ये और ये दिखाओगे, एग्जाम्पल दोगे। इतने में आपको 2 से 2.5 नंबर, 3 नंबर तो मुश्किल है, 2 नंबर का ही सवाल है। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया, नोट करें।